गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुए हैं, ये आपका क्लास 10 का आपका सोशल साइंस का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका सेट 1 है। ये आपका पहला सेट है और ये आपका ये जो सेट जो आपको देख रहे हैं, ये आपका JCERT द्वारा इंटरनेट पर जारी किया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए भी आपको फुल मार्क्स कितना है, 40 मार्क्स है। और इसका आपका टाइम इसके लिए क्या है, 1 घंटा 30 मिनट ही रहता है। चलिए, इसका जो कुछ सामान्य निर्देश है इसको आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेट है। आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन का ये करना होता है। तो आपको बता दे रहे हैं, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। और आपका इसमें 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा। 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको वेरी शॉर्ट आंसर बोलेंगे, जो आपका 2 अंक का रहेगा। 2 अंक का रहेगा। फिर क्या आएगा, ये आपका 1 से 7 तक में आपको कोई 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। फिर आपका 8 से 14 तक में 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ये आपका 3 अंक का रहेगा। और आपका 15 से 19 तक में आपका 5 क्वेश्चन में से कोई 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जो आपका 5 नंबर का रहेगा। ये आपका वेरी शॉर्ट रहेगा। और ये 3 नंबर वाला जो आपका शॉर्ट आंसर रहेगा। और ये आपका लॉन्ग आंसर रहेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी इसके लिए 5 अंक इसका निर्धारित किया गया है। चलिए, हम आपको डिटेल में आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए, एक आपका ये आपका सेक्शन ए जो है, आपका सेक्शन ए अच्छा से सुनेंगे। फर्स्ट वीडियो आपको बता दे रहे हैं, इसका पैटर्न 1 से जो आपका 7 क्वेश्चन है, इसमें आपका 7 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 7। लेकिन आपको लिखना है कोई 5 क्वेश्चन, जो आपका क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर होगा। और 7 क्वेश्चन में से आपको लिखना कितना है, कोई 5 ही लिखना है। तो 5 क्वेश्चन को आप 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। तो 10 नंबर आपका हो गया सेक्शन ए से, जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर होगा। सेक्शन ए से कितना क्वेश्चन रहेगा, 1 से लेकर 7 नंबर तक, यानी 7 क्वेश्चन रहेगा। 7 में से कोई 5 लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का है। तो 5 दूना 10 हो गया। 10 नंबर आपका सेक्शन ए से है। ठीक है, इसमें आपको 7 में से 5 ही लिखना है, यानी 2 क्वेश्चन आपका क्या है, बोनस में है। 2 क्वेश्चन आपका क्या एक अतिरिक्त है, जो एक्स्ट्रा है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आपको जो अच्छा सा था उसी को लिखेंगे। फिर आपका देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है आपका, सेक्शन बी में जो आपका सेक्शन बी में आपका 8 से लेकर के कहाँ तक, 14 तक। इसमें भी आपका कितना है, 7 क्वेश्चन है। और इसमें भी आपको कोई 5 ही लिखना है। ये आपका कहलाएगा शॉर्ट आंसर, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इसमें जी आपको 5 ही क्वेश्चन लिखना है। और 5 इसमें 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसके कितना हो गया, 15 नंबर हो गया। सेक्शन बी से कितना नंबर आएगा, 15 नंबर। इसमें भी क्या है, 2 क्वेश्चन बोनस है, 2 को एक्स्ट्रा है, जो आपको 2 को छोड़ सकते हैं। 7 में से आपको 5 ही लिखना है। 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको एक्स्ट्रा है, बोनस में है। 2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स इसमें भी आपका आप गेन कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है आपका, ये सेक्शन सी में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्या होता है वो, लॉन्ग आंसर रहता है। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर है 15 से लेकर 19 तक में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। और ये आपका इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि आपको लिखना है कोई 3। और ये आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर जो आपका 5 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो 5 दिया कितना हो गया, 15। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो आपका कितना हो गया, इसमें भी आपका 15 नंबर है। तो आप आपका सेक्शन ए में आपका 10 नंबर है। सेक्शन बी में क्या है आपका 15 नंबर है। और सेक्शन सी में क्या है आपका, सेक्शन सी में 15 नंबर। इस तरह से 15 15 30 10 40 40 नंबर का आपका सोशल साइंस हो जाएगा सब्जेक्टिव में, जो आपको आप सभी में बोनस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। जो आपको नहीं आता है तो चिंता करने की बात नहीं, जो आता है उसको आप लिख सकते हैं। और इस तरह से आपका 40 में 40 आपका आ जाएगा। और जितना हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितना आपको मॉडल सैंपल क्वेश्चन करा रहे हैं सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज या जो भी, तो आप इस सभी प्रश्न को कर लेते हैं, तो यहाँ से भी आपका 40 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का आपका सभी को मिल जाएगा। इसमें कोई भी दो मत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समझ में आ गया होगा कि आपका सामान्य निर्देश क्या है। चलिए, आज का जो ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर है, ये आपका जो फर्स्ट, ये आपका सेक्शन ए, ये जो आपका सेक्शन ए जो है आपका, ये आपका जो सेक्शन ए है, ये क्या है, ये इसमें आपको 7 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 लिखना है, जो 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 7 क्वेश्चन है, लेकिन लिखना क्या है, 5 ही लिखना है। 5 क्वेश्चन को ही लिखना है, जो आपका अति लघु उत्तरीय है, जिसको क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। और ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में ही आंसर देना होता है, जो आपको 2 नंबर रहेगा। और कोई 5 लिखना है, 7 में से कोई 5 लिखना है।
चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आपका, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो आपका ड्यूक मेटरनिक ने किया था। इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आपको 2 नंबर आ जाएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या आपका, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, 2 नंबर के लिए आपको 2 चीज़ पूछा हुआ, कब आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया। तो अब कब आप किया, तो 1853 में भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब स्थापना किया, तो स्थापित किया 1853 में। और कहाँ किया गया? मुंबई में। तो आप दोनों बात लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब, तो 1853 में, ऐसे लिखेंगे। आप चाहेंगे तो उसको सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल 1853 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे लिखा हुआ इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे भी इसको भी शब्द में लिख सकते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिक ने की थी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप शब्द में भी लिख सकते हैं। एक जो आपका जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर जो आपका, आप इसको चाहेंगे तो आपका आप सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, या फिर उसको एक वर्ड में, मतलब एक शब्द में भी लिखो या एक वाक्य में, जैसे भी लिखो, आपको जो अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन आपका 3 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसलें मानसून के आगमन पर बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, बाजरा, कपास, यह सभी क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल के उदाहरण देखिए, खरीफ फसल क्या बताएं, जो मानसून के आगमन पर बोई जाती है। नहीं, जब मानसून आपका शुरुआत हो जाता है, मानसून का मतलब वही बारिश का दिन, बारिश का दिन जब शुरू होता है उसको बोलते हैं मानसून का आगमन। तो मानसून का जो आगमन होता है, बारिश का जो शुरुआत होता है, बारिश का दिन का, वर्षा का दिन का, उसमें वो बोई जाती है। किसको? खरीफ फसल को। और कब काटा जाता है? सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या? खरीफ फसल। खरीफ फसल वो फसलें हैं जो मानसून के आगमन पर वो बोई जाती है और वो सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाता है। यह क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल के उदाहरण चावल, मक्का, बाजरा, कपास, इस तरह से यह सभी क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब अपने भाषा में उसका उत्तर देने काम करेंगे, क्योंकि सामान्य निर्देश में भी लिखा हुआ है प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में ही दें। तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं उसको सुन के याद कर लेंगे तो फिर आपको लिखने में आसानी हो जाएगा। या फिर किताब का भाषा भी याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। देखिए, 2 चुनौती हैं, 2 नंबर मिलेगा। एक चुनौती लिखेंगे, 1 नंबर। तो यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र की कोई 2, जो भी आता है 2 को आप लिख दीजिए। लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? सांप्रदायिकता, और दूसरा अशिक्षित नागरिक। इस तरह से आपका 2 चुनौतियाँ हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ निम्नलिखित है। 1 नंबर में आपको लिख देंगे सांप्रदायिकता, 2 नंबर में क्या लिख देंगे? अशिक्षित नागरिक। इस तरह से आपका क्या मिल गया? 2 नंबर। लिखने का अपना तरीका होता है, आप जैसे भी लिखो, जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, सुन के आप उस तरह आप लिखने का प्रयास करेंगे, आपको कहीं से भी नंबर कटने वाला नहीं है। लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ निम्नलिखित है, लिख करके डैश दे देंगे। फिर आप 1 नंबर में लिखेंगे सांप्रदायिकता और दूसरा अशिक्षित नागरिक। इससे आपको क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपको यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो देखिए, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत लगभग 47 विषय आते हैं। कितना आता है? 47 विषय आता है, जिनमें से मुख्य दीवानी एवं फौजदारी कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली, श्रम संगठन आदि। देखिए, आप समवर्ती सूची के अंतर्गत तो बहुत सारा विषय आता है, 47 विषय आता है, तो इतना आप नहीं लिख पाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको 4, 5, 6 भी आप सूची विषय को लिख दिए तो क्या होगा? आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत लगभग 47 विषय आते हैं, जिनमें से मुख्य जो है वो दीवानी है। फिर क्या? दीवानी एवं फौजदारी कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली, श्रम संगठन, ये सभी क्या है? आपका क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। तो इस तरह से आप उसको लिख देंगे और आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आपका यहाँ तक आप जो लिख लिए हैं 1 से 5 तक, आपका फुल मार्क्स आ गया, क्योंकि 5 क्वेश्चन लिख दिए, 2 नंबर करके आपका 10 नंबर आ गया। आप चाहेंगे तो ये 6 को छोड़ सकते हैं, 7 को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन ही लिखना होता है सेक्शन ए से, और अब आप 5 का जवाब दे दिए। तो आपको तो अभी हम तो इसका प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको तो अभी सुनना है, सबको लिखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में आपको कोई 5 लिखना है, परीक्षा में कोई 5 लिखना है, लेकिन अभी आपको सभी का एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी तरह से 5 क्वेश्चन को सेक्शन ए से लिखना है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? देखिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा को विनिमय तथा
मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। देखिए, आप किताब का भाषा आप याद नहीं कर सकते हैं तो जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से और इसको इस भाषा को एडप्ट कर लीजिए और याद करके आप वैसे ही लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स आपको आ जाएगा, कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। मध्यस्थता मतलब किसको बोलता है? जो एक कड़ी का काम करता है। जैसे मान लिया आपको चावल खरीदना है, क्या खरीदना है? चावल। अब देखिए कैसे विनिमय का काम करेगा। चावल खरीदना है तो कोई आपको चावल तो देगा नहीं, तो कैसे चावल आपको लेंगे? तो आप चावल के बदले में क्या देंगे? आप मुद्रा देंगे। मुद्रा मतलब क्या? रुपया देंगे, पैसा देंगे। तो क्या हो जाएगा? आप उससे चावल आप खरीद लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या होगा? वस्तु का विनिमय हो गया। आप चावल कैसे ले लिए? मुद्रा को दे करके। तो मुद्रा जो है क्या हो गया? विनिमय का एक मध्यस्थता का काम किया। नहीं, आपके पास पैसा था तो चावल ले लिए, फिर आपको ज़रूरत होगा कि साबुन खरीदना है तो आप वहाँ पे क्या किए? साबुन भी पैसा दे करके आप खरीद लिए। तो इस तरह से जो मुद्रा जो है क्या है? विनिमय का मध्यस्थता का काम करते हैं, इसलिए वो मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु जो आदान प्रदान करते हैं तो आप ऐसे नहीं दे देंगे ना। आप सामान लेने जाते हैं मार्केट दुकान तो क्या ऐसे ही दे देता है सामान कि दीजिए हमको 4 किलो चावल 1 किलो आलू? नहीं देगा। क्यों कि नहीं देगा? कि वो उसके लिए मुद्रा का जो माध्यम है, मुद्रा का जो विनिमय का जो माध्यम वो क्या है? मध्यस्थता काम कौन करता है? मुद्रा। तो इसलिए आपको पैसा रहेगा, रुपया रहेगा तो आप वस्तु को विनिमय कर सकते हैं। इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता काम करती है। नहीं, पैसा से ही आपका विनिमय हो सकता है वस्तु का। चलिए, इसलिए उसको मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी निवेश से क्या आशय है? विदेशी निवेश से क्या समझते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपको तात्पर्य का मतलब वही हो गया आश्रय, अभिप्राय। विदेशी निवेश से क्या समझते हैं? विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी निवेश से क्या अभिप्राय है? कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको बस समझना है उसका परिभाषा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विदेशी निवेश क्या है? सीधा ऐसे भी पूछता है विदेशी निवेश क्या है? विदेशी निवेश तो विदेशी निवेश क्या है? देखिए, जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्थायित्व में हिस्सेदारी में निवेश करता है तब उसे विदेशी निवेश कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्थायित्व में हिस्सेदारी में निवेश करता है तब उसे विदेशी निवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे अभी कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा, या अभी हीरो होंडा मान लीजिए गाड़ी है, हीरो होंडा बाइक है। चलो, हीरो होंडा बाइक है तो ये क्या करता है? वो विदेशी कंपनी है तो अभी तो उसको अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या करता है? इंडिया का आदमी भी उसमें इन्वेस्ट किया है और दोनों मिलकर क्या किया? वो उस देश में, जिस देश का वो हीरो होंडा कंपनी है वहाँ पर वो क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट करने के बाद क्या किया? उससे जो रिटर्न आने लगा पैसा, इन्हीं वो दोनों देश को क्या हुआ? दोनों देश को वो अपना जो प्रॉफिट जो होता है वो दोनों देश अपना क्या करता है? वो बांट लेता है। तो इसलिए वो जो विदेशी निवेश जो होता है वो क्या होता है? जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति में अपना स्थायित्व का हिस्सेदारी में निवेश करता है तो उसे ही क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश करते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए आपका घर है, आप घर को बना नहीं पा रहे हैं। आपका ज़मीन है, ज़मीन में आपका घर आप बना नहीं पा रहे हैं। कोई उसमें क्या पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाहर का आदमी भी हो सकता है, तो उसमें क्या पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपका घर को वो क्या कर दिया? वो बना दिया तो उससे वो और उसको बनाकर उसको रेंट में लगा दिया। रेंट में मतलब वो भाड़ा में दे दिया। तो भाड़ा में जो दे दिया तो आपको तो पैसा तो वही लगाया, तो ये क्या कि आपको इन्वेस्ट कर दिया और आपको इस पैसा का जो रेंट आएगा, रेंट आपको कुछ पैसा आपको भी देगा और कुछ पैसा वो भी लेगा। इससे दोनों को प्रॉफिट होता है। इसी को इस तरह से आपका कोई भी कंपनी में वो निवेश करता है। विदेशी कंपनी भी भारत में निवेश करता है और भारत का कंपनी भी विदेश में जाकर वो निवेश करता है। तो इसी को बोलते हैं विदेशी निवेश। मतलब जब कोई कंपनी या देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्थायित्व में हिस्सेदारी में निवेश करता है तब उसे विदेशी निवेश करते हैं। हम उसका उसमें शेयर हो जाते हैं कि हम उसमें भी शेयर हैं, हमको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए उससे और हम आपको इसलिए पैसा इन्वेस्ट करें, उसी को बोलते हैं विदेशी निवेश। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन था 7 को आपका 14 नंबर मिल सकता है, लेकिन आपको यहाँ से कोई 5 ही लिखना है। तो 2 दूना 5 कितना हो गया? 10 नंबर आपका आ जाएगा। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको लगता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10 नंबर आपको मिल जाएगा इस सेक्शन से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो सेक्शन, ये जो लघु उत्तरीय है जिसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर। लघु उत्तरीय या क्या, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट आंसर।
तो शॉर्ट आंसर जो आपका है ये वाला, ये जो आपका शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर आपका ये जो है आपका ये लघु उत्तरीय है। ये इसमें से भी 8 से लेकर के कहाँ तक लिखना है, 14 तक क्वेश्चन है। 14 में आपको कोई 5 का ही जवाब देना है, तो 5 या 15, यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 नंबर। जो आपको अच्छा से आता है उसी को 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है असहयोग आंदोलन। अब यहाँ 3 नंबर है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उससे थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा लिखना होगा इसका उत्तर को। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन द्वारा भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख नहीं, असहयोग आंदोलन के द्वारा जो भारतीयों के द्वारा जो अपनाया गया जो तरीका है उसका ही वर्णन करना है। यानी असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा जो अपनाया गया जो तरीका उसका क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए तो इसका आंसर करते हैं, वर्णन करते हैं। भारतीयों द्वारा अपनाए गए जो असहयोग आंदोलन में जो तरीका है उसका वर्णन करते हैं। तो आप ऐसे भी लिखते हैं, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं, और ये लिख कर डैश देंगे। देखिए आप जैसे जैसे बोल रहे हैं उसको सुनेंगे और उस तरह अपने में नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए कॉपी में, क्योंकि आप किताब का भाषा लिखेंगे तो आपको नंबर उतना अच्छा से नहीं मिले। और जो हम आपको बोल रहे हैं जो लिखने का तरीका है उसको आप एडॉप्ट कीजिए और उस तरह से आप लिखने नोट्स बना लीजिए कॉपी में सुन के। कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, लिखने का तरीका आपको केवल अच्छा होना चाहिए और उससे आपको मार्क्स सही से मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्नलिखित है, लिख के डैश दे दिए और 1 नंबर लिखिएगा। 1 नंबर में लिखेंगे या को लिखो या ABCD लिखो या 1 2 3 कुछ भी लिखो। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। ये आपका 1 पॉइंट हो गया। अब इतना नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कुछ छूट भी जाएगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक पॉइंट होना चाहिए। 1 नंबर में ये आप लिखिएगा को में, चलिए मान लीजिए ये को हो गया तो को में ये आपका लिख दिए, को में लिखें ये को नंबर हो गया। तो इतना आप नहीं लिख सकें तो जहाँ तक भी लिख पाएंगे तो आपको वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा। बस सिस्टम है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 पॉइंट आपको लिखना होगा। तो पहला पॉइंट हो गया, गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। यहाँ पे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और आगे कुछ बढ़ाएंगे तो बढ़ा दो। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। इतना आप नहीं लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक होता है बस 1 पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ख नंबर आपका, तो वहाँ पर आपका 2 नंबर लिखेंगे या ABC लिखेंगे, कुछ भी नंबर देते हैं तो आप वहाँ पे पॉइंट देके लिखेंगे। और 3 पॉइंट से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से ज़्यादा 4-5 पॉइंट कर दो तो आपको नंबर कटने वाला नहीं। आप 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट लिखते हैं तो हो सकता है आपका गलती हो जाएगा, हो सकता है कम शब्द में लिखेंगे तो नंबर आपको कट जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में प्रयोग लिखने की कोशिश करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट में लिखेंगे, 4 से कम पॉइंट नहीं लिखेंगे। 4 से कम पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन में 4 से 5 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कंटेंट कम लिखो, ज़्यादा इतना लंबा नहीं लिख सकता है तो थोड़ा कम ही लिखो, लेकिन पॉइंट आपको 4 पूरा देना है, ये ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए तथा मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। तो इस तरह से आपका यह 2 नंबर पॉइंट है। आप इतना नहीं लिख पाते हैं तो जहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक मान लीजिए लिखेंगे दिए हैं तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जहाँ तक आपको याद रहेगा उसको आप लिख देंगे और इससे आपको नंबर कटेगा नहीं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आपका गो नंबर है। गो नंबर में क्या आपका, इसमें भी आप कुछ न कुछ लिखेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस तरह से आपका यह तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपका, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, देश में खादी को प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। और ये चौथा पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट आपका क्या है, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। तो इस तरह से आपका 5 पॉइंट है। देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पॉइंट कितना 5, तो आप 5 पॉइंट पूरा आया, 5 पॉइंट आप लिख दिया तो आप सोचिए 5 पॉइंट तो किसी भी तरह से उसको नंबर देगा तो 3 नंबर तो उसको देगा ही कॉपी चेक करने वाला। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट में ही आंसर करना। अब इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, इतना लंबा पॉइंट, तो थोड़ा पॉइंट को छोटा कर दो, पॉइंट को कम कर दो, लेकिन लिखना तो आपको 5 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। 4 पॉइंट लिखना, 4 से कम नहीं लिखना है तो नंबर को 3 नंबर नहीं मिलेगा। तो बस पॉइंट को कम कर दो, इतना लंबा नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दो, पॉइंट को थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन आपको 5 पॉइंट में लिखना होगा परीक्षा में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए
क्या सोशल साइंस तो कॉपी भरने पर ही नंबर मिलेगा, इतना आपको पता है। मैथ तो है नहीं जो सटीक लिखना है, बस सटीक नहीं लिखाएगा ना, कुछ बड़ा लिखेंगे तो अपने आप का वहाँ पे परीक्षा में आपको हो जाएगा। पर पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत का उत्पादन क्यों बढ़ा, तो देखिए तो इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके अनेक कारण है जो निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख देंगे। फिर एक नंबर में लिखेंगे, एक नंबर लिख करके प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, अब वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका। फिर इस तरह से आपका इसमें भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि पॉइंट करके ही आपको लिखना है सभी का आंसर, तो आपको नंबर मिलेगा। जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया, एक नंबर हो गया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, आप बिना पॉइंट से लिखेंगे तो वो नंबर आपको थोड़ा सा कम करके देगा, और पॉइंट में लिखेंगे तो आपको देखेगा कि 4-5 पॉइंट लिखा है, चलो उसको फुल मार्क्स दो। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे, आपको आप फुल मार्क्स दे देगा। इसलिए पॉइंट बनाकर लिखने से आपको नंबर ज़्यादा आता है परीक्षा में, इसलिए पॉइंट बनाकर ही लिखना आपके लिए फ़ायदा होगा। इंग्लैंड के सब कारखाने, पॉइंट छोटा करो ठीक है, लेकिन आपको 5 पॉइंट 4 पॉइंट ही आपको लिखना है 3 नंबर के क्वेश्चन में। इंग्लैंड का सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरा पॉइंट आपका गौ नंबर है, एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अपने चीज़ों से फौज के लिए वर्दियों, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उनमें नई जा आ गई। ठीक है, नई जान आ गई। जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया और भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। नहीं, युद्ध के लिए जो काम मिल गया उसको कुछ पैसा आने लगा, इसलिए उसको थोड़ा सा जान आ गया, ऑर्डर मिल गया। तो अब देखिए चौथा पॉइंट क्या आपका, पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई, मतलब उसको भी खुशी हो गया, उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट गई थी। ठीक है, वो जो नुकसान हो रहा था वो उससे उसको खुशी मिल गया मजदूरों को और कारखाना वालों मालिक को भी। अब पाँचवा पॉइंट आपका देख रहे हैं, 5 पॉइंट में दिया हुआ, इससे आपको क्या होगा, इतना लिख देते हैं तो पॉइंट को थोड़ा छोटा कर देंगे, नहीं याद होगा तो, लेकिन आप 5 पॉइंट करके लिखेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा भी नंबर देगा तो आपको 3 नंबर आपको दे देगा। इसलिए पॉइंट का नंबरिंग करने में कमी नहीं करेंगे, 5 पॉइंट 4 पॉइंट आप देकर ही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर भी अधिक बल देना शुरू कर दिया और भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात होगी। और विदेशी जो भारत का जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार जो फंस गया, उसको देखकर भारतीय नेताओं ने जो भी है स्वदेशी पर अधिक बल दिया और उसको अपना स्वदेशी पर वो बिजनेस को बढ़ाने में वो जोर दिया, और उससे विदेशी भारत का भी उद्योग में सोने का सुहागा, और भारत का भी उद्योग जो वो भी चलने लगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इस तरह से आपका नंबर दे देकर पॉइंट दे देकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आपको नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आप जितना भी लिख पाते हैं पॉइंट को थोड़ा कम लिखो, लेकिन आपको पॉइंट लिख कर लिखना, 4 से 5 पॉइंट बना कर लिखना, और आपको इस तरह से फुल मार्क्स आ जाएगा और ऐसे आपको नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको भी आपको 3-4 पॉइंट में ही आंसर करना है। देखिए नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में क्या अंतर है, तो क्या लिखेंगे, अब आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर निम्नलिखित है। अब 1 नंबर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, एक तरह इधर बीच में लकीर दे देंगे, लाइन दे देंगे। अब क्या नवीकरण संसाधन इधर लिखेंगे दाएं तरफ, और नवीकरण संसाधन जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, 1 नंबर में लिखेंगे नवीकरण का इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब इधर लिखेंगे अनवीकरण में इनका एक बार उपयोग करने के उपरांत दोबारा उपयोग नहीं किया जाता, नहीं एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा फिर उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अनवीकरण संसाधन। अब दूसरा पॉइंट 1 नंबर पर लिखेंगे तो एक पॉइंट लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो इसी तरह 3 नंबर है तो कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट और आप खुद से जोड़ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। चलिए अब नवीकरण संसाधन के उदाहरण जल, पेड़, जीव जंतु आदि, ये सब क्या है, नवीकरण संसाधन के उदाहरण। और अनवीकरण संसाधन के उदाहरण क्या है, खनिज। तो आप इस तरह से और भी लिख देंगे। नवीकरण संसाधन क्या है वो, देखिए कैसे लिख देंगे, जैसे आपको बता रहे हैं, सुन के आप लिख दीजिएगा। नवीकरण संसाधन को आप कैसे लिखिएगा, ये तो आपका जो लिखा वो तो लिखे दीजिएगा। नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसका संसाधन जो है क्या वो असीमित है। नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन है जिसके
नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन है जिसका जो आपका संसाधन जो है वो क्या हुआ असीमित है, मतलब नवीकरण संसाधन जो वो असीमित होते हैं और अनवीकरण संसाधन वो सीमित होते हैं। यानी इसका वो भंडारण क्या होता है, नवीकरण संसाधन का भंडारण असीमित होता है और अनवीकरण संसाधन का भंडारण सीमित होता है, और नवीकरण संसाधन को बनने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता है और अनवीकरण संसाधन को बनने में बहुत दिन लगता है, और नवीकरण संसाधन का दुरुपयोग करने से वह बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। और नवीकरण संसाधन का दुरुपयोग आप पुनरावृत्ति, नवीकरण संसाधन क्या होता है, बार बार बनता है, जैसे हवा, पानी, जल, ये सब क्या है नवीकरण संसाधन। इस तरह से आप बहुत सारे इसके बारे में लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं करना, एग्जाम्पल देंगे, यानी पॉइंट आपको कर देना है। आपको जो भी कुछ लिखना है, जो भी आता है, आप बस पॉइंट लिखने में कमी नहीं करना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखो, और कुछ भी लिखो, लेकिन वो पॉइंट बनाकर लिखिए और उससे आपको नंबर नहीं कटेगा। चलिए, पॉइंट मायने रखता है इस सब पेपर में। दबाव समूहों की गतिविधियाँ लोकतांत्रिक सरकार के कामकाजों में कैसी उपयोगी होती है। तो विभिन्न दबाव समूह अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और उसकी जड़ें मजबूत करते हैं। देखिए, ये तो हो गया। अब 1 नंबर में फिर यहाँ भी पॉइंट लिखेंगे। यह विभिन्न दबाव समूह सरकार को आम नागरिकों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं से अवगत कराते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह हित समूह विभिन्न प्रकार के दबावों में संतुलन बनाए रखता है। यदि एक दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर अनुचित दबाव डालता है तो बाकी हित समूह इस समुचित दबाव को विफल कर देते हैं। इस तरह सबका यह दूसरा पॉइंट है। तो इस तरह पॉइंट बना कर लिखेंगे तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से ज़्यादा पॉइंट लिखना, 4 या 5 पॉइंट लिखना, इससे ज़्यादा पॉइंट लिखना लेकिन कम नहीं लिखना, जो आपको नंबर नहीं कटेगा। तीसरा पॉइंट आपका 2 नंबर, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिरोध से सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। देख रहे हैं, एकदम छोटा छोटा 1-2 वाक्य में ही आपको लिखना है और पॉइंट को समाप्त कर देना है, और आपको पॉइंट को केवल बढ़ा देना है 4 से 5। अब देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाती है तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव में मुक्त करते हैं। यदि आप नहीं पॉइंट पूरेगा तो किसी का भी पॉइंट ला करके उसमें लिख देना है, लेकिन आपको 4 से 5 पॉइंट पूरा देना है। यानी आपको पॉइंट में कमी नहीं करना, नहीं याद है जो भी याद है उसी में आपको पॉइंट बना करके 4 से 5 पॉइंट लिख देना है, आपको इस तरह से नंबर आपको मिल जाएगा। चिंता करने का कोई बात नहीं, बस कॉपी भर देना है, कॉपी खाली नहीं छोड़ना। श्रीलंका के समाज में जातीय बनावट की व्याख्या करें। श्रीलंका एक द्विपक्षीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात जो है वह हरियाणा के बराबर है। देख रहे, श्रीलंका की आबादी जो है 2 करोड़ के बराबर है, यानी श्रीलंका के हरियाणा के बराबर है। भारत का जो हरियाणा है उससे उसके आबादी के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलिया का है, जबकि 18% लोग तमिल है। जो 74% जो वो सिंहलिया जाति है और 18% तमिल है श्रीलंका में। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जाति समूह में बटा हुआ है, जैसे ईसाइयों है, मुसलमानों का भी है, इन्हीं सब भी देश है, जात है, लेकिन ज़्यादातर सिंहलिया है जो 74% है और 18% वो तमिल है। देश के उत्तरी पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में है। और यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे बेल्जियम की भांति अपने जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया और जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी वो आपका दूसरे पर वो थोपने के कारण वह जो सिंहली जाति लोग, इसके क्या वहाँ गृह युद्ध हो गया जो अभी तक रुका नहीं है। इस तरह से आपका लिख देना है, आपको 3 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 13 नंबर है, आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तों कहा जाता है। ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उत्तरदाता और कर्जदाता की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इस तरह सबका ऋण की शर्तें का उल्लेख हो गया। इतना भी लिख देंगे तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा। बस खाली नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को कुछ ना कुछ लिखना है।
विश्व व्यापार संगठन WTO किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। कि विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य। 1 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। दूसरा पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। ये इस तरह से आपका 2 पॉइंट लिख देंगे, आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसका जो विशेषता है, उद्देश्य है WTO का। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका यहाँ से आपका सेक्शन C स्टार्ट होगा। क्या होगा आपका? सेक्शन C है। चलिए सेक्शन B आपका कंप्लीट हो गया था, आपको कितना मिल जाएगा? 15 नंबर यहाँ से आपको आ जाएगा। अब आता है सेक्शन C। सेक्शन C कहाँ शुरू होता है? 15 नंबर से। चलिए ये सेक्शन C जो आपका है, यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया आपका? लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना नंबर मिलेगा? प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का मिलेगा। आपको 3 क्वेश्चन ही आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन आपको लिखना है कोई 3, जो आपको 3 लिखने से आपको 15 नंबर आपको यहाँ से भी आ जाएगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? तो देखिए इसका जो उत्तर है आपको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ भी पॉइंट देके लिखा हुआ है, एक क नंबर इस तरह पॉइंट देके ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास बन गया था कि किताबों के द्वारा प्रगति और ज्ञानोदय होता है, परंतु बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, मुद्रा निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता में समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इस तरह का है, इसको आप बढ़िया से देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको वीडियो को रोक करके आपको याद हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे तो। चलिए तीसरा पॉइंट आपका है 2 नंबर, 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियर मोर्सिए ने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिए के उपन्यासों में नायक अक्सर किताब पढ़ने में बदल जाते हैं, वे किताबों की दुनिया में जीत और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आपका तीसरा पॉइंट इस तरह से हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है आपका? ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिए ने कहा कि निरंकुशवाद शासक सावधान हो जाए, क्योंकि अब उनके कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक के कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। इस तरह से आपका इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो उससे आपको ज़्यादा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, 5, 6, 7, इसी को आप तोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा। मान लीजिए जितना आप इसमें लिखा हुआ पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो उसको आप कम कर देंगे, पॉइंट को थोड़ा कम लिख देंगे तो क्या होगा? आपको 4 से ज़्यादा आपका 6-7 पॉइंट हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा आपको उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। इसलिए आप उतना लंबा पॉइंट नहीं लिखेंगे, कम लिखे, आपको 5 से 7 पॉइंट पूरा देना है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 16 नंबर का, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठता है? तो विश्व में आंसर इसका है, विश्व भर में कोई ऐसा देश नहीं है जहां धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य पैदा किया जाता है। ये सभी देश में ऐसा होता है जो धर्म, जाति, सब में भेदभाव होता है। चलिए अब पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यह लोकतंत्र में, ये कौन नंबर पॉइंट है? पॉइंट देकर ही लिखा है सभी में, जो आपको बहुत ही, आपको भी बता रहे हैं पॉइंट देकर ही लिखेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं लिखो, लेकिन 5 से 6-7 पॉइंट लिख देना है 5 नंबर का क्वेश्चन में। यह लोकतंत्र में ही संभव है कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को भी अपनी भाषा विकसित करने का मौका दिया जाता है। हर भाषा के लोग अपनी निजी स्कूल खोल सकते हैं और अपनी भाषा को प्रोत्साहन दे सकते हैं। दिल्ली में कई तमिल स्कूल है, उर्दू भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूल हैं, पंजाबी तथा अन्य भाषाओं में शिक्षा देने वाले स्कूल हैं। सब मिलकर प्यार से शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, लोकतंत्र में ही यह संभव है कि यहाँ हर आर्थिक तबके के लोग को बराबर का वोट का अधिकार है, उसमें अमीरी गरीबी का कोई अंतर नहीं रखा जाता। आप एक ही पॉइंट को बार भी लिख देना इधर उधर करके, लेकिन पॉइंट को ज़्यादा कर देना, ऊपर नीचे करके 4, 5, 6, 7 पॉइंट पूरा देना, जो कि आपको नंबर कटेगा नहीं। यह लोकतंत्र में ही संभव है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर का वोट
अधिकार है और महिलाओं को अपने व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं रहता जो पूरा एक एक पॉइंट आपको पढ़ेगा, बस आपको देखेगा कितना पॉइंट में लिखा है, इतना किसके पास उतना फुर्सत है जो इतना एक एक लाइन को पढ़ेगा। यह लोकतंत्र में ही संभव है। देख रहा है, बार बार उसी चीज़ को लिख रहा है। यह लोकतंत्र में ही संभव है कि हर धर्म के लोग अपने अपने स्थान धर्म बनाकर रह सकते हैं और अपने ही ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भी हर धर्म के विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है और सरकारी नौकरियों में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र ही, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है। देखिए 5वां पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। रिपीट कर दो ना, बार बार इसी चीज़ को लिखो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिख देना है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों, रेलगाड़ियों आदि में इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं और होटलों में भी या किसी स्थान पर भी रुकने में कोई पाबंदी नहीं है। चलिए, इस तरह से आपका 5 पॉइंट लिख दिया और इस और पॉइंट एक लिखा है क्योंकि आपका 5 नंबर का 6 पॉइंट में लिख दिया, अच्छा है ना। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है, देख रहे हैं हर बार इसको लिख रहा है और आपको ज़्यादा कर रहा है पॉइंट को। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि बहुदल के लोग अल्पदल के साथ मिलकर चलते हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। इस तरह से आपका 6 पॉइंट में दिया, 5 नंबर क्वेश्चन था, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से कोई 3 ही क्वेश्चन का आंसर करना होता है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यह जो एक अर्थव्यवस्था की मुद्रा की भूमिका निम्नलिखित है, 1 नंबर लिखेंगे। कौन नंबर में? उपभोग की मुद्रा, ये पॉइंट दे देंगे ऐसे, इसके बाद डील करेंगे। उपभोग की मुद्रा की भूमिका ऐसे लिख देंगे, उसके बाद डार्क करके लिख देंगे और थोड़ा सा अंडरलाइन करके आपको उसका डील करेंगे पॉइंट को। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख में, इसको भी डार्क करके लिखेंगे। व्यापार में मुद्रा की भूमिका, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलतापूर्वक पूरी की जाती है क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को क्रय करके उन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। ये आपका मुद्रा से ही यह संभव हो सकता है क्योंकि पैसा से आप वस्तुओं का विनिमय कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट को लिखेंगे, गो नंबर देके लिखा हुआ, इसको भी डार्क करके लिखेंगे। बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका, सरकारी व्यय तथा प्राप्तियों का माप मुद्रा में किया जाता है जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज संबंधित आर्थिक नीतियाँ सरलतापूर्वक बनाई जाती है। बजट को मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। देखिए चौथा पॉइंट आपका है, राष्ट्रीय आय के मापन में मुद्रा की भूमिका। देखना डार्क करके लिखेंगे, इसको भी आप बोल्ड करके लिखेंगे बड़ी अक्षर में और थोड़ा सा डार्क कर देंगे और अंडरलाइन करके इस पर पॉइंट को डील करेंगे। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा की जाती है जो देश के निवासियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह कठिन है एवं जीवन स्तर भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। पैसा के बिना आप ये सब नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके बाद जो आपका देख रहे हैं 5 पॉइंट में लिखा है, उसको इतना पॉइंट लिखने पर तो ऊपर नंबर ही नहीं। और सोशल साइंस आपको पॉइंट बनाकर लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखेंगे और कॉपी को भर देंगे तो आपको फुल मार्क्स आपका सोशल साइंस में आ जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो जैसे हम बोल रहे हैं। उत्पादन में मुद्रा की भूमिका, देखिए डार्क करके लिखिएगा ऐसे अंडरलाइन करके पॉइंट बना करके 1 नंबर 2 नंबर करके और उसके बाद अंडरलाइन करके लिखेंगे और कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को उनकी सेवाओं के बदले मुद्रा में भुगतान करता है और जैसे भूमि का लगान, मजदूरों की मजदूरी, पूंजी का ब्याज आदि उद्यम पर लाभ से मिलता है। मुद्रा की अनुपस्थिति में उत्पादन के साधनों को भी पारितोषिक प्रदान करना कठिन होता है। पैसा नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी का साधन, मजदूरी किया तो आप पैसा ही उसको देते हैं ना। चलिए इस तरह से आपका ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है? जल संरक्षण के कैसे किया जाता है? जल संरक्षण कैसे किया जाता है? ठीक है, जल यद्यपि प्राकृतिक का असमाप्य होने वाला उपहार है फिर भी क्या है वो असमान वितरण है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जल का स्रोत है, वितरण असमान है। अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभता होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को ही क्या कहते हैं? जल दुर्लभता कहते हैं। अब देखिए संरक्षण के उपाय, इसका संरक्षण का क्या उपाय है? जल को संरक्षित करने का, जल को बचाने का। जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके महत्व को भी समझना चाहिए। चलिए ये संरक्षण का पहला उपाय दिया संरक्षण का, जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट, वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है उसे
नई नहरें खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इस पानी को एकत्रित किया जा सकता है और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। चलिए इस तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट और है आपका, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर आपको नहीं कटेगा। चौथा पॉइंट आपका है, पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं और अधिक बिजली पैदा करके हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी समझदारी से करना चाहिए। नहीं, आपको बिल्कुल अच्छा से लिखना है हर पॉइंट को अच्छा से, तो आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट बनाकर लिखेंगे, आपको नंबर नहीं कटेगा। पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अब अंतिम क्वेश्चन आपका 19 नंबर। देखिए, आप चाहेंगे तो कोई भी 3 लिखेंगे, आपको सभी प्रश्न लिखना नहीं है। सेक्शन सी में जो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको 3 ही क्वेश्चन लिखना होता है। आप 5 सभी को नहीं लिखेंगे, इसलिए आप सभी यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप कोई 3 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कोई 3 लिख के आपको तो बहुत ज़्यादा 1.5 घंटा में आपको लिख के बैठ जाएंगे, उससे पहले ही लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हजारीबाग, एक यहाँ पे 5 नंबर का आपको मैप मिलेगा, सबसे आसान है। हजारीबाग, अजमेर, लोहायक्स और विशाखापट्टनम, मंगलुरु, ये सबको पता होना चाहिए किस राज्य में है, और इसका मैप को यह होना चाहिए कि मैप में किस राज्य कहाँ पर है, तब आपको सही होगा। चलिए यहाँ पर क्या आपको हजारीबाग को दिखाना है, और आपको हजारीबाग है, हजारीबाग को झारखंड में, अजमेर आपको राजस्थान में, लोहायक्स कहाँ पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु आपका क्या कर्नाटक में। इस तरह से आपको राज्य आपको पता होना चाहिए। देखिए हजारीबाग का यहाँ पर जो 1 नंबर में आपका हजारीबाग, यहाँ पर आपका क्या है, इस तरह से आपका ये आपको जो यहाँ नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको देखिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क्या रखा, राजस्थान को। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पर है, आप जैसे जैसे यहाँ पे लिखे हैं उस तरह से आपको यहाँ पे दिखाना होगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखिए इसको हम जूम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जूम क्या लिखा है, 1 नंबर में क्या रखा है आपको, अजमेर को रखा। क्या रखा, 1 नंबर में आपको अजमेर को रखा, 2 नंबर में हजारीबाग को रखा, 3 नंबर में लोहायक्स का। अब विशाखापट्टनम किस में रखा, 4 नंबर में मंगलुरु को रखा, 5 नंबर में। तो आपको क्या किया, अजमेर को 1 नंबर में रखा, तो 1 नंबर में देखिए यहाँ पर अजमेर होगा। देखिए 1 नंबर में क्या है आपका, अजमेर है। ये वाला जगह जो है आपका, ये वाला ये 1 नंबर में क्या अजमेर है, ये आपका क्या है, ये आपका जो अजमेर है ये आपका राजस्थान, ये वाला क्या है राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में, इसलिए 1 नंबर में अजमेर रखा। 2 नंबर में क्या था, 2 नंबर आप देखिए, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर आपका देख रहे हैं कि 2 नंबर में आपका क्या हजारीबाग है, हजारीबाग। 2 नंबर में क्या हजारीबाग, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये हजारीबाग, ये झारखंड है। यहाँ पर क्या है, इस जगह जो है झारखंड का मैप है, यहाँ पे झारखंड में किसको रखा, 2 नंबर में हजारीबाग को रखा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में किसको रखा, 3 नंबर आपका लोहायक्स का। लोहायक्स क्षेत्र कहाँ पर है आपका, यहाँ पर झारखंड में लोहायक्स क्षेत्र है, उड़ीसा में। क्या हुआ, उड़ीसा में दिया आपका, उड़ीसा है ये क्या, लोहायक्स क्षेत्र उड़ीसा झारखंड में, इसलिए आपको यहाँ पे उड़ीसा में 3 नंबर में रखा। तो देखिए ये सब पता होना चाहिए लोहायक्स कहाँ पर है। अब देखिए हम सब बता देंगे, एक वीडियो आ लाएंगे जो मैप का ही पूरा स्पेसिफिक रहेगा, जो पूरा मैप को हम एक वीडियो में बहुत बढ़िया से आपको बता देंगे कहाँ पे किस राज्य का है और किस राज्य पर कौन सा खनिज है, कौन सा मतलब वो संसाधन है। तो इससे आपको अच्छा से आप 5 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपको पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो 4 नंबर में आंध्र प्रदेश का जगह आपको पता होना चाहिए आपका क्या, ये जो ये आंध्र प्रदेश, ये लोकेशन जो ये पूरा आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे 4 नंबर में कौन है, विशाखापट्टनम। ठीक है, वो मैप हम आपको करा दे रहे हैं, बहुत जल्द मैप करा देंगे, आपको समस्या नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 5 नंबर में किसको रखा, 5 नंबर बेंगलुरु। 5 नंबर में क्या है, बेंगलुरु। ये 5 नंबर बेंगलुरु है। बेंगलुरु का है कर्नाटक में। कर्नाटक का स्थिति कहाँ है मैप में, कर्नाटक आपका कहाँ पर है, कर्नाटक आपका जो आपका यहाँ पर आपका ये वाला राज्य, ये आपका ये जो क्या है आपका, ये कर्नाटक। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से कर्नाटक है, कर्नाटक। तो आपको इस तरह से आपको पूरा मैप में आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर कौन सा राज्य है। ये जो भारत का मैप है, ये भारत का मैप में आपको पता होना चाहिए कि झारखंड कहाँ है, बिहार कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। हम एक मैप लेके आएंगे जो सभी राज्य को हम अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसके बाद आपको इसके लिए तो फिर आपको और यह भी बता देंगे कि आपको जैसे आपको यहाँ पे ये पता हो गया कि अजमेर कहाँ है, तो आपको पता हो जाएगा कि राजस्थान में है, तो आपको राजस्थान में टिक कर देंगे। हजारीबाग झारखंड में तो टिक कर देंगे। लोहायक्स उड़ीसा में तो उड़ीसा में टिक कर देंगे, लिख देंगे। विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जगह पर लिख देंगे। और मंगलुरु का है कर्नाटक में, कर्नाटक में जाकर लिख देंगे। और आपको नंबरिंग जैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे आप चाहते हैं 1 नंबर में हजारीबाग भी दे सकते हैं, 2 नंबर में अजमेर भी दे सकते हैं, 3 नंबर में लोहायक्स भी दे सकते हैं, 4 नंबर में विशाखापट्टनम भी दे सकते हैं, 5 नंबर में मंगलुरु। आप जैसे नंबरिंग यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह आपको मैप में भी लिखना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे नंबरिंग जैसे आप ऐसे लिखते हैं, आप उसी तरह मैप में भी आपको करना होता। आप जैसे नंबर करेंगे वैसे ही मैप में लिखेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आपका ये वीडियो में आपको क्या हुआ, आपका ये जो आपका सोशल साइंस का जो नेट के द्वारा जो जारी किया गया ये मॉडल सिंपल क्वेश्चन था, जो आपका सब्जेक्टिव था, और ये आपका पहला सेट था। आज हम इस सेट पर आपको
चर्चा किए, आगे फिर नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे। और आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप फिर कमेंट कीजिए। आप जिस तरह का वीडियो आपको देखना पसंद करते हैं, जिस जो आपको ज़रूरत है परीक्षा में, उस सभी तरह का वीडियो लाएंगे। मैप का भी वीडियो लाएंगे और आपको सभी स्टेट का लोकेशन बता देंगे, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा खाद्यान्न कहाँ पर है। तो इससे आपको सोशल साइंस में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।